मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो को उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करता हूं कि आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहे। दर्शकों, आज हम विचार करते हैं, पहले भी हमने बहुत विचार किया हुआ है, धनवान योग। दर्शकों, पहली बात तो यह है कि धनवान बनना देश काल परिस्थिति के आधार पर है। हाँ, गरीब घर में जन्म लेकर के भी जो अच्छे उसकी धन की स्थिति है तो हम उसको धनवान करोड़पति कह सकते हैं। अगर ऐसे योग हो तो लखपति करोड़पति बन सकता है, और जो नॉर्मल साधारण है, गरीब घर में पैदा हुआ है, वो अपने उच्च स्तर में एक धनवान बन सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु दर्शकों, योग के साथ साथ ग्रहों की दशाओं का सबसे बड़ा महत्व है। ग्रहों की दशा भी अनुकूल होनी चाहिए, तभी तो फलित होगा। आपकी कुंडली में अगर योग तो है धनवान बनने का और ग्रहों की दशा अशुभ है तो आप नहीं बन सकेंगे। एकादश भाव, ये एकादश भाव है, ये एकादश भाव है। एकादश भाव आमदनी का भाव है। जहां से आमदनी होगी तो द्वितीय भाव धन का भाव है, वहां पर जमा होगा। लेकिन यह भी याद रखना पड़ेगा दर्शकों, जब तक ये कर्म नहीं करोगे तो आमदनी फोकट में पेड़ से नहीं गिर जाएगी, फिर तो कोई पैतृक संपत्ति ही आपको मिलेगी, आमदनी वाली बात नहीं रहेगी। अगर दसम भाव कर्म का भाव है तो उससे द्वितीय भाव धन का भाव है, जिसको कि आमदनी का भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं, समाज से जुड़ने का भाव कहते हैं, बड़े भाई का भाव कहते हैं। आमदनी का भाव, संपन्नता, वाहन वैवन आदि का सब जीवन में निर्वाह कितने स्रोतों से होगा, सब वो आपके एकादश भाव से। माता की मृत्यु भी एकादश भाव से देखी जाएगी, तो चतुर्थ से अष्टम एकादश भाव है। आपका कर्म त्रिकोण का, काम त्रिकोण का तीसरा पद है। आपका अगर एकादश भाव अच्छा है तो आप अच्छे समाज से जुड़ सकते हैं, आप में कार्य कुशलता आ सकती है, कनेक्टिविटी को आपको बढ़ाता है। परंतु फिर मैंने कहा, देश काल परिस्थिति के आधार पर आप धनी कहोगे, लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो गरीब घर में जन्म लिया है बच्चा, वो भी धनवान बन सकता है। यूं तो लक्ष्मी प्राप्ति के अनेक योग है। केंद्र त्रिकोण का संबंध है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में उच्च का चला जाए तो भी है, तो बहुत है। द्वितीय और आमदनी भाव का स्वामी केंद्र में हो तो भी धन है, बहुत सारे हैं। धन आर्थिक युग है, धन सबको चाहिए, अनेकों न कोई योग है, परंतु उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी कुंडली में योग होना चाहिए और दशा अंतरदशा अनुकूल होना चाहिए, तभी तो होगा। आज इसी तो मैंने कहा, देश काल परिस्थिति, काम करोगे तो धन मिलेगा, काम यहां से करोगे, कितना धन मिलेगा वो आपको यहां से बताया जाएगा। एकादश भाव फल प्राप्ति के लिए कर्म के साथ साथ लग्नेश भी आपका अच्छा होना चाहिए ना भाई, तभी तो है। काम करोगे तो तब मिलेगा, ऐसे फोकट में कहीं धन नहीं मिलेगा। योग हो, लग्नेश अच्छा हो, कर्म भाव भी ठीक हो तो आपको अवश्य मिलेगा। तो उसके बाद आती है ताराएं। तो हम एक संबंधित कुंडली में आपका मार्गदर्शन करते हैं, जिसमें एक अटूट लक्ष्मी का योग है और वह जातिका गरीब घर से पैदा हुई है। और मैंने ऐसी कुंडली अभी तक कोई देखी नहीं है जितनी की दशाएं इसको फेवरेबल हो रही हैं। क्या है योग? जातिका का जन्म 7/1/1981 को उत्तराषाढ़ नक्षत्र 3 में हुआ, शुक्ल पक्ष एक बुधवार का जन्म है। मीन लगन हुआ, मीन लगन के 21 डिग्री 27 मिनट है। राहु पंचम भाव में कर्क राशि में 18:40 लेकर के है, और शनि सप्तम भाव में 16:06 और गुरु 16:17 लेकर के। दर्शकों, जुगाड़बाजी से मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं अभी विदेश में हूं, मेरा बड़ा बोर्ड घर में है। तो दसम भाव में शुक्र 1:24 लेकर के है और सूर्य 23 डिग्री 18 मिनट लेकर के, बुध 27 डिग्री 80 मिनट लेकर के अस्त है। चंद्रमा 5 डिग्री 3 मिनट पर है, मंगल उच्च का 12 डिग्री 12 मिनट पर है, केतु 18:40 मिनट पर। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब दर्शकों देखिए, इसमें योग क्या है? योग है द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव में उच्च राशि में हो, वो मंगल ही होता है और दूसरा कोई नहीं हो सकता। अटूट लक्ष्मी का योग होता है। और दर्शकों, ये जो योग
सप्तम भाव से इधर घटित होते हैं तो वो दुनिया को पता लगता है, प्रकाशमान है। जिस बालक के अगर सप्तम भाव से ग्रह कारक ग्रह हो तो वह दृश्य पाठ बोला जाता है, और इस टाइम का अदृश्य पाठ बोला जाता है कि रात के जन्म का बोला जाता है, इसका दोपहर का जन्म है। तो दर्शकों, जब द्वितीय भाव का स्वामी अगर एकादश भाव में हो, उच्च का हो, तो अटूट लक्ष्मी का स्वामी होता है। द्वितीय भाव का स्वामी नवम में हो, उच्च राशि में हो, अटूट लक्ष्मी का प्रयोग होता है। द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र में भी कहीं शुभ स्थिति में, उच्च राशि में हो, तो भी लक्ष्मी वाणी होती। बहुत हैं, लेकिन इस कुंडली में आगे जो एक मार्गदर्शन वाली चीज है वो आप आगे देखेंगे। दर्शकों, पुष्कर नवास में शनि और गुरु तीनों पुष्कर नवास में है, अजीब अजीब कुंडली है। और विश्व नवास में शुक्र भी आ गया। अभी दर्शकों देखिए, जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और जिसके स्वामी सूर्य हैं, और जब जन्म नक्षत्र तो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके स्वामी अगर पुष्कर नवास में हो तो सूर्य पुष्कर नवास में है और दसम भाव में है। दर्शकों, सूर्य पुष्कर नवास में है। पुष्कर नवास में जो ग्रह होता है अपने कारत्व को बढ़ावा देता है, जिसका स्वामी उसे सूर्य क्या प्रतिष्ठा का कारक है, पिता का कारक है। बेशक छठे भाव का स्वामी है, लेकिन दसम भाव में अच्छा वर्षा देगा। क्यों? दिग्बली हो जाता है सूर्य दसम भाव में। सूर्य राजा है, और जब सूर्य नक्षत्र का स्वामी हो और दसम भाव में हो और पुष्कर नवास में हो, ऐसी कुंडली बिल्लों की ही मिलती है। अति उत्तम योग आ जाता है। और दूसरी दर्शकों, आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की हो, जो ग्रह आपके जन्म नक्षत्र से 27वें नक्षत्र में है वो आपको बहुत ऊंचा उठाएगा। तो सूर्य जन्म नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है और सूर्य 27वें नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में है, ऊपर उठा दे। और पूर्वाषाढ़ा के स्वामी तो शुक्र है, अटूट लक्ष्मी का स्वामी बनेगा। जिसका सूर्य बलवान है वो कभी भिक्षा नहीं मांगेगा। भीख का मतलब किसी से पैसा लोन पर नहीं लेगा। अति उत्तम बात है। उसके बाद करें, पुष्कर नवास में भी आ गया मित्र की। उसके बाद करें गुरु। गुरुदेव हस्त नक्षत्र में है, संपत तारा में है। आपके नक्षत्र जन्म से दूसरी तारा संपत तारा बनती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जन्म तारा है। जो भी आपका जिस जन्म में उत्तराषाढ़ा में नक्षत्र में हुआ है और इसका जो स्वामी सूर्य है, तो सूर्य कृत का हो गया, उत्तराषाढ़ा हो गया। इनके जितने भी सूर्य के हैं तो वो सारी जन्म तारा में गिनी जाएंगे। तो वहां से हस्त नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में संपत तारा है, दूसरी तारा मानी जाती है, संपत्ति अचीव करने वाली मानी जाती है, अति योग कारक मानी जाती है। उसके बाद शनि भी हस्त नक्षत्र में है, वह भी संपत तारा में है, संपत्ति को अचीव करने वाली है, इकट्ठा करने वाली है, जोड़ने वाली है, अति शुभ होते हैं जो संपत तारा में ग्रह होता है। उसके बाद बुध उत्तराषाढ़ा में है, अस्त है तो क्या हो गया, लेकिन जन्म तारा में है, कोई बात नहीं, अति शुभ तो है। उसके बाद शुक्र विश्व नवास में है, परंतु 8वीं तारा है, मित्र तारा में है। शुक्र भी मित्र तारा में है। मंगल और केतु श्रावण नक्षत्र में है और संपत तारा में है। मंगल और केतु भी और श्रावण नक्षत्र में है। तो मैंने आपको ये बताया कि सूर्य भी अच्छी तारा में है, अति मित्र है, 27वें नक्षत्र में है। गुरु भी संपत तारा में है और शनि भी संपत तारा में है। मंगल केतु भी संपत तारा में है और शुक्र मित्र तारा में है, वो भी अच्छा। सिर्फ एक राहु है जो कि 7वीं तारा में है, जिसको वध या निधन कहते हैं। इसमें परेशानी वाली बात आती है। जो भी वो तारा होती है, 7वीं तारा होती है। यहीं पर मैं आपको बात बता दूं कि हमारी जो ताराएं हैं वो आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा, 12वां और 21वां, ये जो नक्षत्र है ये विपत तारा मानी जाती है। आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा नक्षत्र हो, 12वां नक्षत्र हो और 21वां नक्षत्र हो तो विपत तारा मानी जाती है। विपत का विपत्तियां, परेशानियां। पृथ्वी आपके जन्म नक्षत्र से 5वें और 14वें और 23वें नक्षत्र में जो ग्रह होगा वो शत्रुवत होगा, उसमें अवरोध होंगे, सारी सब बीमारियां आएंगी, उसमें कोई बात नहीं है, यानी अशुभ मानी जाती है। और आपके जन्म नक्षत्र से 7वें नक्षत्र में, 16वें नक्षत्र में, 25वें नक्षत्र में कोई ग्रह हो तो 7वीं तारा वध तारा आती है,
परेशानी आती है, निर्धन हो जाता है। यानी जो जन्म नक्षत्र से तीसरे नक्षत्र में हो, पांचवें नक्षत्र में हो, सातवें नक्षत्र में हो, तो वो अशुभ ताराएं गिनी गई हैं। इस जातिका की सिर्फ एक राहु की ही उसमें है, और राहु की जो मेन महादशा थी वो पहले चली गई। अभी तो गुरु की महादशा चल रही है, अभी इनकी गुरु की महादशा चल रही है, जो कि अति शुभ है। तो यहां पर अटूट लक्ष्मी गरीब धन में पैदा होकर के हुआ। अब यहां पर शनि और गुरु की युति आ गई। ये एक युति बड़े मजेदार युति आ गई है। दर्शकों, युति का प्रभाव अगर किसी भी ग्रह की हो तो सबसे पहले वो नैसर्गिक उसके गुण क्या हैं। गुरु आध्यात्मिक है, धर्म का कारक है, शनि वैराग का कारक है, पाप तृष्णा का कारक है, और अलगाव पैदा करने वाला है। एक कर्म फलदाता है, एक तो धर्म फलदाता है। एक कर्मेश है, एक धर्मेश है। दोनों की युति बड़ी अजीब अजीब है। साधारण तौर पर यह कहा जाता है कि गुरु और शनि की युति अगर बराबर अंशों में हो तो उसको सांसारिक सुखों का कम मिलता है, कम योग मिलता है, और हमने भी देखा कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। लेकिन गुरु लग्नेश है, दसम भाव का स्वामी है, और शनि यहां पर एकादश और द्वादश भाव का स्वामी है। आमदनी के साथ साथ परेशानी भी देगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में है। गुरु के साथ में आलस्य देगा, काम करने को मन नहीं करेगा। सप्तम भाव में है, रोगी बनाएगा, जीवन साथी को भी बनाएगा, स्वयं को भी रोगी बनाएगा। तो ये यहां पर शनि की युति का प्रभाव रहेगा। नैसिक गुरु, जैसे मैंने बता दिया, एक धर्म का कारक है, एक कर्म का कारक है। जहां पर दसवें और एकादश और द्वादश भाव का स्वामी तो शनि लग्नेश और ये है, दोनों में फर्क है। लेकिन दोनों को मेटलाइज करके, दोनों को देख करके, क्यों एक शुभ ग्रह है और एक अति क्रूर ग्रह है, दोनों की युति करके ये एक शांत वाली बात बनती है। और फिर उसका निचोड़ ये निकलता है, शनि और गुरु की युति अगर बराबर अंशों में हो तो उसको सांसारिक सुखों का कम मिलता है, कम बड़ा मिलता है। लेकिन यहां पर आपको ये देखा कि मैंने बताया अति धनवान योग। अगर इस तरह से आपको दशाएं कोऑपरेट कर रही हैं, 9 ग्रह में से एक राहु की दशा तो खराब हुई, बाकी 8 ग्रहों की दशा अच्छी हुई। और खास विशेष आपका जन्म नक्षत्र का स्वामी पुष्कर नवास में है, और सूर्य है दसम भाव में है, और संपत्ति तारा में है। गुरु भी अच्छी तारा में है, मंगल केतु भी अच्छी तारा में है। और चाहिए क्या, ऐसे बच्चे जब धनयोग हो तो अति धनवान बनते हैं। गरीब घर में भी उठ करके धन की समृद्धि, वो अलग बात है। अगर लग्न सप्तम भाव में आ गया, द्वादश भाव का स्वामी होगा, बीमार होगा या जीवन साथी का सुख कहीं नहीं मिलेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप धन का स्तर देखा जाए तो ऐसे बच्चे, अगर धन योग आपकी कुंडली में है तो आप सबसे पहले दशाएं देखिए, आपको दशाएं कितनी कोऑपरेट कर रही है। अगर इसी की तरह दशाएं कोऑपरेट कर रही है तो आप करोड़ों में एक होंगे, आपका नाम होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, जिसे चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।